Welcome students to Synopsis IS. I am Dr. Mohammed Zia and this is a post-independence history series. अब तक हमने बात की थी नेहरूवियन एरा की और the immediate challenges that the country was facing after independence. अब कुछ ऐसे issues जो examination point of view से important हैं, which are not confined to any time period, but yes, over a period of time ये issues जो हैं ये आते रहे. आज हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स की और किस तरीके से लैंग्वेज जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर बना भारत को एक करने में इनिशियली, क्योंकि लैंग्वेज का जो इम्पैक्ट है वो दो तरफ से रहा. एक कि स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हो, जो नए भारत की है, जो आज़ाद हिंदुस्तान की जो सूरत है उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया जाए. और दूसरा था इशू ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कि भारत की इतनी डाइवर्स कल्चर, इतने डाइवर्स ट्रेडिशंस होने के बाद हम कैसे उसको एक रख सकें, स्पेशली जब ऑफिशियल काम की बात है या भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज की जो बात है. तो ये दो बहुत बड़े इश्यूज थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया को इनिशियली जहाँ इनको डिस्कस किया गया और इन पे काफ़ी कुछ अप्स एंड डाउन्स देखे, काफ़ी कुछ प्रोटेस्ट हुए, स्पेशली फ्रॉम द नॉन हिंदी स्पीकिंग, क्योंकि एक इसने इस लैंग्वेज वाले इशू ने एक चीज़ जो क्रिएट की, दैट वाज द द हिंदी एंड द नॉन हिंदी स्पीकिंग डिवाइड इन इंडिया. सो लेट अस बिगिन दिस. बिफोर दैट, दिस इज अबाउट मी. जो लोग पहली बार you are watching this video, if you're watching it for the first time, this is about me, my academics and experience in the field of UPSC coaching. Now let us begin. First of all, the issue that we should understand, सबसे पहले हमें समझना है वो ये कि what is importance of language. अब language का क्या काम है? बहुत ही बेसिक अगर आप कहोगे कि सर it is a medium of communication, accepted. कि हाँ, लैंग्वेज कहीं ना कहीं इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज इज दैट इट इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. ये हमारे कम्युनिकेशन में, हमारे बातचीत करने में, हमारे हर चीज़ में लैंग्वेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन वी आर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, हमें एक स्टेप आगे बढ़ना है. सो व्हाट इज द रोल ऑफ लैंग्वेज अगर हम इसमें, या इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ टूल ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट. सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट से लैंग्वेज का क्या रिलेशन है? अगर हमें किसी भी समाज को समझना है, किसी भी सोसाइटी को समझना है, तो देयर आर वेरियस मीन्स. हम सबसे पहले वहाँ के रिलीजन को समझेंगे, हम उसकी हिस्ट्री को समझेंगे, हम उसके कानून को समझेंगे कि उस सोसाइटी में, उस समाज में उसका कानून क्या है, क्या सही है, क्या गलत है. और ये सारी चीज़ें जो हैं, चाहे आप हिस्ट्री की बात करो, चाहे आप लिटरेचर की बात करो, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर? लैंग्वेज. सो इट इज़ अ टूल ऑफ, और इसके डेवलपमेंट में भी किसका रोल है? डेवलपमेंट में भी लैंग्वेज का रोल है. आप देखेंगे चाहे लिटरेचर के जरिए हो, चाहे आर्ट फॉर्म्स में के जरिए हो, किसी भी तरीके से लैंग्वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट. And actually, it is the very core element in defining this and in development of the socio-cultural aspects of any society. Then we talk about it is a tool of mass mobilization. Now, what is this mass mobilization? हमने देखा कि जब भारत की आज़ादी का फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो वहाँ पे लैंग्वेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और वहाँ पे इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी व्हाई इंग्लिश वाज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत जो था वो डिवाइडेड था, चाहे जियोग्राफिकली कह लो, चाहे वो किसी भी एंगल से कह लो, क्योंकि भारत या जो इंडिया जो था ना, वो इंडिया था ही नहीं.
पंजाब था, मराठा था, बंगाल था, अ, तमिल, तेलुगु, गुजराती, ये सारे जो फ्रीडम स्ट्रगल के छोटे छोटे पॉकेट्स थे कंट्री में डिफरेंट, वो बहुत ज़्यादा कन्फाइंड थे। लेकिन जब इंग्लिश लैंग्वेज आती है तब, और इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ जो है वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में शुरू होता है, तो वहाँ पे एक चीज़ ये बेनिफिट होता है कि अब बंगाल के लोगों के थॉट्स को पंजाब के लोग भी समझ सकते थे, तमिल को कन्नड़ भी समझ रहा था, तेलुगु को गुजराती भी समझ सकता था, मराठा को जो है बंगाली भी समझ सकता था। नाउ व्हाट हैपेंड हियर is actually English, because why I'm telling you, as an example of this particular point, that English acted as a medium of mass mobilization. क्योंकि ये इंडिया में अगर हम यहाँ पे देखें, so यहाँ पे let's say this is roughly the Hindi speaking region, and there's if we'll say this part, this is all the non Hindi speaking region of the country. और जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई चल रही थी तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है ये अलग अलग चल रही थी, लेकिन जब इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस होती है तो ये सब मॉडर्न एजुकेशन के साथ ये सब एक साथ यूनाइट होते हैं. दैट वाज अ वेरी बिग फैक्टर. सो इट एक्ट एज अ लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज act as a medium of mass mobilization or a medium of mass education. Now अब लैंग्वेज का इशू उठा, भारत में भी उठा, क्योंकि एज यू नो जब देश आज़ाद होता है तो 550 प्लस प्रिंसली स्टेट्स थे, हर किसी के अपना लैंग्वेज, कल्चर, सब कुछ था, और हर किसी को लग रहा था कि लैंग्वेज इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ. लेकिन उस वक्त के जो हमारे लीडर्स थे, दे डिड नॉट परस्यूड इट इमीडिएटली. ये जो लैंग्वेज का इशूज है, दिस वाज नॉट गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस और ड्यू वेटेज इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस. उसकी वजह ये थी कि तब और दूसरे इश्यूज थे, पार्टीशन था, रेफ्यूजी इश्यूज था, कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, मतलब काफी दूसरे ऐसे इशू थे. और उस वक्त के जो लीडर थे, दे हैड अ फियर. द फियर वाज दैट कि ये जो अगर हम इमीडिएट लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन कर देंगे, अगर हम इमीडिएट लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन कर देंगे तो कहीं ना कहीं ये फर्दर जो हमारा रीजनलाइजेशन का इशू है या जो रीजनलिज्म का इशू है उसे और ज्यादा ना डिवाइड कर दे. कि ऑलरेडी पहले तो जियोग्राफिकली काफी सेक्टर्स अलग थे, पाकिस्तान का हिस्सा अलग हो चुका था. तो कहीं ना कहीं ये फियर था कि अगर हम इमीडिएट मींस इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है, अगर हम इसको रीऑर्गेनाइज कर देंगे, इसको हम फिर से स्टेट्स बना देंगे इस ग्राउंड्स पे, लैंग्वेज के ग्राउंड्स पे, तो ऐसा ना हो कि फर्दर डिवीजन हो जाए. लेकिन फिर भी देयर वाज अ टाइमलाइन विच यू शुड नो जो इस लैंग्वेज में आई. Number one was in 1948. There was a commission which was known as the first Justice Dhar Commission on linguistic reorganization of provinces. सो ये कमेटी बनी थी, एक कमीशन बना था इस चीज़ को रिव्यू करने में. इसी साल 1948 में ही पॉपुलरली नोन एज द जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पिताभी सीतारामैया, ये 3 लोगों का एक कमीशन था. इन्होंने भी इसी चीज़ को स्टडी किया और उन्होंने ये कहा, दे एडवाइज्ड अगेंस्ट द linguistic reorganization.
दे एडवाइज्ड अगेंस्ट द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन। कहा नहीं अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी हमारे पास दूसरे इश्यूज हैं, दूसरे मैटर्स हैं विच वी शुड लुक फॉर। लेकिन तभी उसी दौरान 1952 में क्या होता है, मद्रास जो प्रोविंस थी वहां पे एक एजिटेशन शुरू होता है, और वो एजिटेशन वाज द तमिल तेलुगु। देयर वाज अ नो कहना चाहिए एक्टिविस्ट थे, बहुत सीनियर एक्टिविस्ट थे, एंड हिज नेम वाज पी सिरीमालू, पट्टी सिरीमालू। ये जो है सेपरेट आंध्रा स्टेट के लिए he sat on a 58-day hunger strike and he actually died after that. और इमिडिएटली इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है वायलेंट कहना चाहिए कि agitations or the things turned violent, and immediately so first thing that government did in 1952 was ये मद्रास जो स्टेट था इसको bifurcate किया जाता है between आंध्रा and Tamil, you know, means the Telugu and Tamil speaking regions को this was, you know, immediately it was मतलब बहुत जल्दबाजी में ये किया जाता है। 1952 में ये होता है। तो आंध्रा और तमिलनाडु जो है वो स्टेट्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ लैंग्वेज अलग होते हैं, और अब ये रियलाइज होता है कि नहीं वी शुड यू नो गो फॉर दिस, और हमें ये स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में अब सोचना पड़ेगा, वरना ऐसा ना हो, क्योंकि अब डिमांड तो उठने लगी ना। आपने एक जगह तो सरकार ने कर दिया कि ठीक है तमिल और तेलुगु स्पीकिंग अलग है, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे बाइफर्केशन कर दिया, तो ऐसी डिमांड जो है ये दूसरी जगह भी उठने लगी। सो इन चीज़ों को कंट्रोल करना ज़रूरी था, क्योंकि ये एक रीजनलिज्म की तरफ, और वो जो हम यूनिटी की बात कर रहे थे कहीं ना कहीं उसे हर्ट करता। तो 1953 में there was the you know the famous states reorganization commission, states reorganization कमीशन, ये बना दिया जाता है। इसमें 3 मेंबर्स थे, इंपॉर्टेंट है, फैज अली, के एम पनिकर एंड हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ and you know they were this commission was formed to study the states reorganization on the grounds of language। 1955 में यस ये कमीशन जो है 1955 में, यानी कि करीब 2 साल बाद ये जो है अपना रिपोर्ट जो है ये 1955 में रिपोर्ट जो है वो सबमिट करते हैं। एंड द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 ये इन्फोर्स किया जाता है, ये लॉ बना दिया जाता है, द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। एंड इन दैट 14 स्टेट्स, तो यहाँ पे इस रीऑर्गेनाइजेशन में क्या निकल के आते हैं, 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज, 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज। लेकिन अभी भी जो बॉम्बे स्टेट था ना उसको डिवाइड नहीं किया जाता है। फिर वही डिमांड उठती है बॉम्बे स्टेट में ही, जैसे जो मद्रास में उठी थी, क्योंकि ये जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था 1956 का, इसमें बॉम्बे स्टेट को बाइफरकेट नहीं किया गया था, क्योंकि बॉम्बे स्टेट जो है वो इट इंक्लूडेड द प्रेजेंट डे महाराष्ट्र प्लस गुजरात। सो 1960 में ये स्टेट्स को अलग किया जाता है, महाराष्ट्र और गुजरात के। नाउ अभी भी जो है काफ़ी है, क्योंकि अभी भी देखिए आप जो हमारा आज का प्रेजेंट स्टेटस है उतने उसके हाफ स्टेट्स लगभग बने हैं। नॉर्थ इंडिया में भी इसी तरीके का एक डिमांड चल रहा था, विच वॉज इन द पेप्सू रीजन। पेप्सू मीन्स पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट्स यूनियन। नाउ यहाँ पे भी वही इशू था, पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन एंड हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन।
आज के कंटेक्स्ट में बात करें तो पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। सो ये जो थे ये रफली हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन थे, ये पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन था। हरियाणा और हिमाचल में डिफरेंस ये था, जो बाद में रियलाइज, जो मतलब जिस ग्राउंड पे स्टेट बने कि इट वाज मोर ऑफ अ प्लेन रीजन एंड दिस वाज द हिली रीजन। सो 1966 में ये पंजाब वाला भी इशू रिजॉल्व कर दिया जाता है। सो रफली द कंट्री वाज the states was reorganized on the grounds of language. Now what were the issue is what were the outcomes of this, what were the इसके कहना चाहिए कि ये जो हमने इतना बड़ा प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक कर लिया कि हमने वेरियस कमीशंस बनाए जिन्होंने अलग अलग वक्त पे अलग अलग जो है रिकमेंडेशंस दिए, अलग अलग जो है हमारे स्टेट्स बनते हैं, इसका आउटकम क्या है? सो आउटकम्स of linguistic reorganization. So ओवरऑल आउटकम क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ये लैंग्वेज और ये लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन होता है, it opened up a wider arena for political activity. क्योंकि अभी तक क्या था, इन जनरल जो पॉलिटिक्स थी या जो पॉलिटिकल अरीना था, इट वाज वेरी मच लिमिटेड टू द इंग्लिश और लार्जली द इंग्लिश स्पीकिंग एलिट्स। लेकिन जब ये लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन होता है, तो यहाँ पे जो लोकल लीडरशिप है, आप देखेंगे इसके बाद रीजनल पार्टीज बहुत ज़्यादा निकल के आती हैं, जो लैंग्वेज को जिन्होंने कई लोगों ने ग्राउंड्स बनाया, चाहे वो आंध्रा में हो, तमिलनाडु में हो, केरल में हो, कर्नाटका में हो, गुजरात में भी, बंगाल में भी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एक लिंग्विस्टिक कहना चाहिए लैंग्वेज जो है एक ग्राउंड बनता है। और जैसी लैंग्वेज को, जैसे हमने कहा ना, इट इज आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग दैट दिस इज अ मीडियम ऑफ मास मोबिलाइजेशन। तो ये इम्पैक्ट दिखा, ये आउटकम में दिखा कि yes there was some sort of political activity which was going on, which was very limited to the English speaking elites in the very beginning of the independent India, but later on ये जो है ये एक्सपैंड होता है और काफी रीजनल पार्टीज और रीजनल लोग जो है वो इसका हिस्सा बनते हैं, पॉलिटिक्स में एक्टिव होते हैं। सेकेंड, it gave a uniform basis of state formation। और इसने एक्चुअली जो फॉर्मूला दिया, इसने जो एक्चुअली फॉर्मूला दिया वो यही दिया कि आने वाले वक्त में भी ऐसा नहीं था कि स्टेट्स का जो रीऑर्गेनाइजेशन था वो 1960s 50s 50s तक आके जो है वो ख़त्म हो गया। हमने देखा लास्ट भी जो स्टेट बना तेलंगाना, वहाँ तक जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन रहा। जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। सो यहाँ पे उसमें क्या मिलता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इस पूरे कहना चाहिए कि इशू का था, इस पूरे एक्सरसाइज का था, कि वी गॉट यूनिफॉर्म बेसिस ऑफ स्टेट्स फॉर्मेशन। चाहे वो आप देखोगे कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग होता है, वहाँ पे भी लैंग्वेज एक फैक्टर बनता है अपार्ट फ्रॉम ट्राइबल रीजन। काफ़ी ऐसा हिस्सा था जब बंगाल का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, जो बंगाली स्पीकिंग था वो जो हिंदी स्पीकिंग था उसे अलग किया गया, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग था, जो बांग्ला स्पीकिंग था उसे अलग किया गया। देन द थिंग विच इट गेव, जो एक्चुअली जिसका डर था और वो नहीं हुआ, दैट इज इट स्ट्रेंथेंड नेशनल यूनिटी। What it did, it strengthened the national unity। कैसे? सबको लगने लगा कि नहीं, अगर हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां हमारे लैंग्वेज जैसे, मतलब
ओके, लैंग्वेज बहुत बड़ा इशू है, लेकिन फिर भी उसको भी कैटर किया जा रहा है, हमारी इंडिविजुअलिटी को, हमारे कल्चर को, क्योंकि सारी चीज़ें लैंग्वेज से डिराइव हो रही है, चाहे कल्चर हो, ट्रेडिशन हो, वे ऑफ लाइफ हो, उसमें लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर वहाँ लोगों को ये लगने लगा कि अगर ये एक ऐसा देश है, भले ही इसमें पार्टीशन हुआ हो, भले ही इसमें कॉम्युनल ग्राउंड्स पे पार्टीशन हुआ हो, लेकिन बावजूद इसके हमारा जो कहना चाहिए इश्यूज हैं उनको सुना जा रहा है और उनको एड्रेस किया जा रहा है। सो दिस एक्चुअली जो फियर था स्टार्टिंग में कि कहीं ये हमारे नेशनल यूनिटी को, या जो हम एक मुल्क बनाना चाह रहे हैं, हम एक देश बनाना चाह रहे हैं, कहीं उसको हर्ट ना कर दे, तो ये चीज़ें जो है ये इसमें रियलाइज जो मतलब इसके बाद इन चीज़ों में रादर और स्ट्रेंथेंड हुआ, और जो हम जिस प्रिंसिपल की स्टार्टिंग से बात कर रहे थे, देश बनने की स्टार्टिंग से जिस चीज़ की बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं इस चीज से रियलाइज हुआ, दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. So if the question comes on linguistic reorganization of the states, so you can give a small timeline. Especially focus जो होगा वो इसमें होगा the States Reorganization Commission, और States Reorganization Commission के बाद जो एक्ट आता है States Reorganization Act, you have to focus on this, और उसके बाद किस तरीके से स्टेट्स बने. लेकिन द मोर इम्पॉर्टेंट एनालिटिकल पार्ट इज, इसमें अगर हम कहें कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, हाउ इट एंड व्हाट वर द आउटकम्स ऑफ दिस लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन. देन अनदर इशू जो which actually was very heavily debated even in the Constituent Assembly, the issue of official अब सवाल ये था कि एक हिस्सा इसका ये है कि स्टेट्स कैसे बनेंगे. इसमें आप इस पॉइंट्स में आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो गई, functioning of the state machinery was smoothened because of one language. So these are all various points that you can include in this also. Now we come to the issue of official language. There were certain problems. There were certain problems of Hindi being the official language, of Hindi being the official language. क्यों? क्योंकि भारत में उस वक्त एक चीज, दो इसमें भी दो इश्यूज थे. पहला था द नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल, उन्होंने कहा कि नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि हम कैसे एक्सेप्ट कर लें कि नॉन हिंदी हिंदी जो है वो एक ऑफिशियल, एक आधिकारिक भाषा होगी भारत की. दूसरी चीज, गांधी जी ने यहाँ पे एक बड़ा अच्छा उनका ओपिनियन था कि उन्होंने कहा कि देखो, अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तब तक ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश थी. उन्होंने कहा कि अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए. उसकी वजह यह है कि हम कहीं ना कहीं अंग्रेजी जो है हमें इस गुलामी की और वो सारा जो कॉलोनियल इम्पैक्ट था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और हमें इंडियनाइज करना पड़ेगा. अब सवाल है कि इंडियनाइज करने के लिए, चलिए ठीक है, हमने माना हिंदी. दूसरा इशू, विच हिंदी? क्यों? क्योंकि हिंदी के भी अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में ही देखोगे, ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में 13 dialects हैं. Hindi itself is having like 13 dialects, in northern India itself. And जब ये बात उठने लगे कि हिंदी होगी तो जो नॉन हिंदी स्पीकिंग मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, उन्होंने कहा कि नो, दिस इज अनफेयर टू द नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन. गांधी जी ने कहा देयर शुड बी वन नेशनल लैंग्वेज. अब वो ऑफिशियल तो कह ही नहीं रहे थे. गांधी जी कह रहे थे that there should be one national language, जो कि नेशनल लैंग्वेज से ताल्लुक ये था कि एक ऐसी जबान हो जो पूरे देश को एक कर सके. ठीक है, अंबेडकर क्योंकि he was the chairman of the ड्राफ्टिंग कमेटी,
डॉक्टर अंबेडकर हैज इट्स ओन व्यूज। उन्होंने कहा नहीं, वी कैन नॉट हैव, सबका कहना था चाहे वो तमिल, तेलुगु, बांग्ला, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, हर किसी का ये कहना था वी शुड हैव यू नो ऑफिशियल लैंग्वेज, मल्टीपल ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब एक फॉर्मूला ये निकल के आया कि वी शुड हैव मल्टीपल ऑफिशियल लैंग्वेज। डॉक्टर अंबेडकर ने इस चीज का अपोज किया। डॉक्टर अंबेडकर का ये कहना था मल्टीपल ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर नॉट फीजिबल। Multiple. Finally, the formula which was accepted in order to solve this official language debate was the Munshi Iyengar formula. And they said that English to continue as the official language along with Hindi for a period of 15 years. तो मैंने कहा कि ठीक है, अभी फॉर द टाइम बिंग हम इंग्लिश को कंटिन्यू करते हैं एज एन आवर ऑफिशियल लैंग्वेज अलॉन्ग विद हिंदी फॉर द नेक्स्ट 15 years, और उसके बाद हम जो है इसे दोबारा से रिव्यू करेंगे। एंड इन द लाइट ऑफ दिस मुंशी अयंगर फॉर्मूला, द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 was enacted. जहाँ तक करिकुलम की बात है, why I am focusing on this language issue, क्योंकि इसी साल जो है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP ये आई है, और लैंग्वेज फार्मूला फॉर एजुकेशन करिकुलम जो अभी एग्जिस्ट करता है, जो नेशनल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1968 में भी एग्जिस्ट कर रहा था, दैट वाज द 3 लैंग्वेज formula for education curriculum. So that means Hindi plus English plus any of the modern Indian लैंग्वेज। सो यहाँ पे लेकिन जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें ये कहा गया है कि द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन स्पेशली मतलब कंपल्सरली कहना चाहिए टिल क्लास 5th and preferably till class 8th. It'll either be like the mother tongue or the regional language or the local language, whatever. And the 3 language formula will continue in the NEP 2020, or no language to be imposed on any state. So this is very much clear, क्योंकि क्या होता है ना, जो साउथ के स्टेट्स हैं वहाँ पे एक एप्रीहेंशन है कि थ्रू दीज पॉलिसी मेजर्स और इस तरीके की पॉलिसी फ्रेमवर्क लाके ये कोशिश की जाती है कि इंग्लिश हिंदी को जो है बैकडोर एंट्री दे दी जाए, एंड द सदर्न लैंग्वेजेस और देयर लैंग्वेजेस में सफ़र बिकॉज ऑफ दिस। सो ये ऐसा नहीं है। इसी चीज़ को क्लैरिफाई करते हुए NEP में स्पेशली मेंशन है दैट नो लैंग्वेज टू बी इम्पोज्ड। ठीक है। सो इवन यानी कि यहाँ पे आप कुछ भी पढ़ा सकते हैं, whatever the local language is, that is okay. So ये जो 3 language formula है करिकुलम में ये यूज होता है। So this was the whole official language debate and the linguistic reorganization of the state. Well, this is a very small topic. ये हो सकता है 10 marker या as a part of any question आ जाए, so you should take care of this, क्योंकि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लैंग्वेज को जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंस है। ऑब्वियसली एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो फॉर एजुकेटिंग मासेस लैंग्वेज हैज़ द ओनली रोल बेसिकली। सो have a look over this. If you have any issues, do comment that. This is for this lecture. Next lecture in the post-independence, we will be talking about tribal integration.
So have a great time at home, stay safe, stay healthy, take good care of yourself because your exams are approaching, especially those who are appearing in mains. Don't let the virus lose your time. So again, all the very best. I'll see you in the next session. Have a great time. Thank you so much.